FRBM एक्ट रिव्यू कमेटी। तो लिखिए FRBM एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जनवरी 2017 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। और कई प्रकार के सुझाव दिए गए। जिन्हें कुछ बदलावों के साथ फाइनेंस एक्ट 2018 के माध्यम से लागू किया गया। तो क्या चीजें सरकार ने इंट्रोड्यूस करी, तो ये तो आप अगला हेडिंग लगा दो, फाइनेंस एक्ट 2018 और राजकोषीय लक्ष्य। फाइनेंस एक्ट 2018 और राजकोषीय लक्ष्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला, वर्ष 2020-21 के अंत तक राजकोषीय घाटे के स्तर को जीडीपी के 3% तक लाना। तो नए उसमें हमने मतलब कहा कि 2021 का मतलब खत्म होगा तो 31 मार्च 2021 तक हम लेके आएंगे राजकोषीय घाटे को 3% तक। ऐसा हमने इस एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया है, एक लक्ष्य पर। दूसरा लिखिए सेकेंड, 2024-25 तक सामान्य सरकार, अंग्रेजी में लिखिए पीछे, जनरल गवर्नमेंट, सामान्य सरकार के ऋण जीडीपी अनुपात, सामान्य सरकार के ऋण जीडीपी अनुपात को निम्नानुसार 60% के स्तर तक लाना। 60% के स्तर तक लाना, और उसमें देख लो किस स्तर तक लाना, निम्नानुसार 60% के स्तर तक लाना, देश लगाइए। केंद्र सरकार 40%, 40%। और दूसरा लिखिए राज्य सरकार, सरकारें करके राज्य सरकारें, लिख लो पहले। टोटल जो ऋण है सामान्य सरकार वर्ड जब इकोनॉमिक्स में आता है तो उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल रहती है, उनको बोला जाता है कॉमनली सामान्य गवर्नमेंट। तो फाइनेंस एक्ट 2018 में कहा गया कि हम लोग 2024-25 के अंत तक इस अनुपात को ले आएंगे 60% तक, जिसमें केंद्र का 40% रहेगा और 20% राज्यों का रहेगा। इसमें राज्य में भी फिर हर एक का देखना पड़ेगा कि कोई भी राज्य पर्सनली 20 से ऊपर नहीं जाए, तो ओवरऑल फिर पूरे कंट्री के अंदर हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा गोल फिक्स किया गया। तो दो बेसिक टारगेट थे कि राजकोषीय घाटा 3% तक आ जाए, वो 31 मार्च 2021 तक अचीव करना था, और ये अनुपात भी हमें 2024-25 तक लाना था। तो इसके नीचे नोट लगाइए और नोट में लिखिए, ठीक है, कोविड के कारण राजकोषीय घाटे के उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर एक नई सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो फिर वापस टारगेट से स्लिप कर गए। और इन जीडीपी अनुपात के बारे में लिखने का तो अभी हमें चांस नहीं है, क्योंकि वो 24-25 तक का बता रखा उन्होंने, लेकिन ये तो निकल गया है 31 मार्च 2020 में। अब अगला हेडिंग लगाइए, ऐसे लिखिए, न्यू टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट।
न्यू टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो लिखिए इसके बारे में। यूनियन बजट 2020-21, ये वाला नहीं, मतलब पीछे वाला। यूनियन बजट 2020-21 में भारत सरकार द्वारा यह कहा गया था कि टू 2025-26 के अंत तक राजकोषीय घाटे के स्तर को जीडीपी के 4.5% तक लाया जाएगा। जब सरकार ने 3% वाली जो बात थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, और पिछले साल के बजट में सरकार ने मतलब ईयर को थोड़ा आगे भेजा 25-26, और फिस्कल डेफिसिट को बोला उन्होंने 4.5%। इस बार का बजट भाषण भी आपने सुना हो, तो मैडम कह रही है कि हम जो गोल फिक्स किया उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार कल जो हमने पढ़ा था उसमें 6.4% था, है ना, 22-23 का जो है ये बजट ईयर। तो उनको लगता है कि 25-26 तक हम यहाँ आ जाएंगे। इस समय जो लास्ट ईयर बोला था उस गोल में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मतलब कि क्योंकि इसमें टाइम भी है, प्लस 3, अब तक हम 3 बोलते थे, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हम 4.5 लाएंगे इस साल के अंत तक, राइट। तो पिछले बार के बजट से तो कोविड वाली जो कहानी है वो तो शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने उसी समय इतना हाई टारगेट रखा मतलब इसका। तो अब फिर वापस इस साल के बजट में उनको कुछ कहना नहीं था इस चीज को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट क्रिटिकल था। मेन इंपॉर्टेंट बजट जो कोविड की बात करता है तो लास्ट ईयर का बजट था, तो उन्होंने पहले से गोल को इतना आगे रखा है और ऊंचा रखा है, मतलब 25-26 में तो काफी टाइम है, और प्लस 3 नहीं लेके आना है, 4.5 लेके आना। और अभी हम चल रहे 6.4 पे, तो उनको लगता है कि ऐसे करके हम इस गोल पे पहुंच जाएंगे। और रही बात जीडीपी अनुपात की, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला है, और वो 24-25 के एंड तक हम देखेंगे कि वो हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं। मैंने कल आपको बोला था कि इसमें 90% पे चल रहे हैं हम लोग, इंडियन जीडीपी अनुपात हमारा 90% है, और वर्ल्ड में हम 30वें स्थान पे चल रहे हैं सर। तो आपको एक थीम बननी चाहिए मतलब कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कनेक्शन जो होता है चीज़ों का। तो मैंने मतलब एफआरबीएम एक्ट लिया, फिर वो कैसे नहीं हम लागू कर पाए, फिर एफआरबीएम रिव्यू कमेटी आई, फिर उसने क्या बोला, फिर हमने क्या गोल बनाया, फिर अब क्या हो गया, अब अगला गोल हमारा क्या है, एक ऐसे कनेक्शन बनना चाहिए। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह भी कहा गया कि राज्य सरकारों को टू 2023-24 के अंत तक राजकोषीय घाटे के स्तर को जीएसडीपी के 3% तक लाना होगा। जीएसडीपी के 3% तक लाना होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे जैसे हमने जीडीपी पढ़ा था क्लास में कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर जो उत्पादन होता है, ऐसे एक स्टेट की घरेलू सीमा के भीतर होता है तो उसको आप जीएसडीपी बोलोगे। और एक जिले का कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडब्ल्यूडीपी, मतलब ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सब बाउंड्री के कॉन्सेप्ट है कि एक कंट्री की बाउंड्री है, एक स्टेट की बाउंड्री है, एक जिले की बाउंड्री है। तो राज्यों को बोला गया कि आप 23-24 तक अपना जो लेवल है वो 3% तक लाओगे, यानी कि आपकी जीएसडीपी कितनी है नॉमिनल के हिसाब से, और आपकी घाटा कितना आ रहा है बजट के अंदर, उस कितने अमाउंट में आ रहा है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो केंद्र ने अपने बजट में राज्यों के लिए भी टारगेट फिक्स किया है कि 3%। फाइनेंस कमीशन का रूट होता है ना, ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे केंद्र उनको कंट्रोल कर सकता है कि आपको ये अनुदान नहीं मिलेगा, वो अनुदान नहीं मिलेगा अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो उनके लिए 23-24, क्योंकि स्टिमुलस राज्य सरकारें स्टिमुलस से जुड़ी हुई नहीं होती है। वो टैक्स में क्या छूट देगी, आप पब्लिक फाइनेंस में टैक्स पढ़ चुके हो, राज्य सरकार किस तरह का स्टिमुलस ला सकती है आपके हिसाब से? क्या वो इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, कॉर्पोरेशन टैक्स में छूट दे सकती है, क्या कर सकती है? तुमको कभी आपको तो जल्दी आना चाहिए इस पर। प्रॉब्लम तो हमारे सामने है कि पूरे देश के लिए हमें टैक्स में छूटें देनी है, और नेशनल हाईवेज को डेवलप करने की जिम्मेदारी राज्यों की थोड़ी होती है, एक्सप्रेस हाईवेज को डेवलप करने की जिम्मेदारी राज्यों की थोड़ी होती है। तो जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस में आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा जिम्मेदारी फील भी करती है और उसी को ज़्यादा इसको संभालना पड़ता है। इसलिए उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इसको जल्दी अचीव करो, और हम लोगों के लिए जो गोल है वो मतलब 4.5% है 24-25 के एंड तक। और टेक्निकली आप देखो तो राज्य सरकारें के जो टैक्स होते हैं वो भू राजस्व इस तरह के टैक्स हैं, व्यवसायिक कर जो मैंने आपको बताए थे, व्यवसायिक कर एक टैक्स बताया था, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स तो म्यूनिसिपल बॉडीज के पास रहता है। राज्य को ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है, या तो आबकारी से आती है, जो शराब के ऊपर एक्साइज लगाती है वो। और मैं जीएसटी अभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को, ये तो क्लियर कट कहा गया है कि जो जीएसटी है वो शराब के ऊपर नहीं लागू होगा, यानी शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो जीएसटी के दायरे से बाहर इसका मतलब थोड़ी की टैक्स से बाहर है। समझ नहीं पाते ना स्टूडेंट कई बार। एक राधेश्याम करके दैनिक्स में मेरे स्टूडेंट रहे, वो राजस्थान में सीटीओ पद पे थे, फिर वो यहाँ एसडीएम बने, उसके बाद वो अभी आजकल अंडमान निकोबार में है। तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट में थे और उनको इंटरव्यू था, मेंस क्लियर हो गया था, तो उनको ये डर लग रहा था कि मुझे जीएसटी पे सवाल करेंगे क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। और वो एक चीज़ में फंस गए कि 0% जीएसटी एक होता है जो मैं आपको बताऊंगा, और एक होता है जीएसटी एग्जेम्प्ट गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता है उनको हम कहते हैं जीएसटी एग्जेम्प्ट गुड्स। और जब आप कहते हो कि जीएसटी लगता है लेकिन 0%, ये बात में डिफरेंस है। जैसे आपको कोई कहे 0% जीएसटी, इसका अर्थ क्या होता है? जीएसटी है लेकिन 0%। बहुत बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो टैक्स में काम कर रहा है वो टकरा इस चीज में। तो आप और हम क्या होते हैं,
और जीएसटी एग्जाम्प्ट में उसमें फंस गए हो और वो परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने एक मैसेज डाला, फिर कहा कि सर इसको कैसे अगर मेरे से पूछ लेंगे तो इसका मतलब क्या है। तो इसको तो अभी नहीं सुलझाएंगे, मैं जब जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा तभी बात करूंगा कि 0% जीएसटी और जीएसटी एग्जाम्प्ट का क्या मतलब है। लेकिन फिलहाल शराब को आप कह सकते हो जीएसटी एग्जाम्प्ट है। सिंपल सी बात है। मैं आपको हमेशा क्या सिखाता हूँ, शब्द पे फोकस करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लैंग्वेज क्या है बस उस पर फोकस करो। लैंग्वेज क्या कह रही है, जीएसटी एग्जाम्प्ट गुड्स, ऐसे गुड्स जो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है का मतलब जीएसटी से मुक्त है, उन पर जीएसटी नहीं लगता। ये लाइन अलग रख के मतलब अलग छोड़ दो इस लाइन। क्या इस लाइन का निहितार्थ ये हो सकता है कि इन वस्तुओं पर जो जीएसटी एग्जाम्प्ट है इन वस्तुओं पर कोई कोई टैक्स नहीं है? क्या ये पहली लाइन से ये दूसरी लाइन आप निकाल सकते हो कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं है उन वस्तुओं पर टैक्स भी नहीं है? अगर आप निकालते हो तो आप गलती कर रहे हो। कोई पूछेगा क्यों निकाल रहे हो, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है क्या कि जो जीएसटी एग्जाम्प्ट होंगे वो टैक्स एग्जाम्प्ट भी होंगे? ऐसा लिखा हुआ है? वो तो सिर्फ ये लिख रहा है कि कुछ वस्तुएं हैं जो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, जैसे कि शराब। तो आप उतना ही समझो ना कि बात ये कही जा रही है कि शराब पर जीएसटी नहीं है, लेकिन उसका निहितार्थ ये नहीं है कि उस पर टैक्स नहीं है। उस पर टैक्स लगता है और कौन लगाता है? राज्य सरकारें। और कौन सा टैक्स लगाती है? स्टेट एक्साइज। और आप संविधान को पढ़ो, संविधान बहुत जुड़ता है इन चीजों से। संविधान कौन सा एक्साइज राज्य को देता है? आपको पता है कि कल की क्लास में मैंने यूनियन एक्साइज की बात की थी। एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार यूनियन का है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, शराब पर एक्साइज और दवा और प्रसाधन सामग्रियां जिसमें एल्कोहल का प्रयोग होता है उनके ऊपर एक्साइज। ये दो एक्साइज राज्य सरकार लगाती है, बाकी सारा एक्साइज कौन लगाता है? यूनियन। तो संविधान खुद कह रहा है कि शराब पर एक्साइज लगाएगा राज्य सरकार, और जीएसटी शराब पर नहीं लगता है, तो राज्य सरकार को क्या राइट अपने आप ही कंटिन्यू करता है कि वो शराब के ऊपर क्या लगाते रहेंगे? एक्साइज। तो यहाँ मेरे को लगता है कि उनको बहुत इनकम आती है राज्य सरकारों को यहाँ इस रूप से। बाकी जो सेल्स टैक्स आती थी, सेल्स टैक्स तो जीएसटी का पार्ट बन चुका है। तो राज्य सरकारों के पास ऐसी क्या चीज है, मतलब संविधान के हिसाब से देखोगे, अभी पढ़ाऊंगा आज की क्लास में लूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू के उतने ज्यादा सोर्स नहीं है, और नहीं हमारी केंद्र सरकार उनसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कोई टैक्स में छूट देकर इकोनॉमी को रिवाइव करो। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की के द्वारा देश की रिवाइवल की योजना थोड़ी बना सकते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है वही तो पूरे कंट्री के लिए काम करेगी। तो इस वजह से क्या है कि केंद्र जो है वो अपने टारगेट को थोड़ा सा आगे सरकार की रखा और राज्य को कहा कि आप जल्दी से अपने बजट को कंट्रोल करो, ऐसे करके उन्होंने ऐसा बोला। तो इसलिए 3% का टारगेट इनका है और 23-24 तक है। केंद्र ने 25-26 तक 4.5 का गोल अपने लिए बना के रखा। फिलहाल आज की तारीख में यही गोल है। लेटेस्ट में जो फिस्कल टारगेट अभी बना हुआ है वो मैंने आपको मतलब कंप्लीट करा दिया और यहाँ फिस्कल गोल समाप्त हो जाते हैं। तो अब आपकी सीरीज कैसे आगे बढ़ी, मतलब सारा टैक्स वैक्स और खर्चे वर्चे सब पढ़ के, फिर घाटे पढ़ के, फिर सारा टेबल से समझ के, फिर लास्ट में फिस्कल टारगेट एफआरबीएम एक्ट वगैरह लेके। अब एक चीज और इसमें रह जाती है, कभी कभी यूपीएससी पीटी में ऐसे सवाल आते हैं कि पिछले एक दशक में राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है या लगातार कम हुआ है या शुरू में बड़ा बाद में गिर गया, इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों में कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमें याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने जैसा नहीं है, केवल ट्रेंड को समझना होता है। और बाय द वे फिर भी अगर एक सवाल निकल गया तो आप उसको निकल जाने दो। अगर आपको पिछले 10 साल के घाटे के डेटा याद नहीं रहते हैं, ट्रेंड समझ नहीं आता है, तो 20 सवाल तो आते हैं ना इकोनॉमिक्स से, 5 छूट गए आपके हाथ से, 15 तो कर पा रहे हो ना। तो जहाँ हमारा माइंड कह देता है कि ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा डेटा है, चांस कितना है इसका आने का, पिछली कितनी बार आ गया है, तो उसके आधार पर रिस्क आपको उठाना पड़ता है कि ये टॉपिक अगर मैं स्किप भी कर दूँ तो मुझे बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ऐसी भी योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं फिस्कल ट्रेंड्स आपको लिखा देता हूँ। तो अगला हेडिंग लगाइए, राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ। राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ। तो एक दशक के हिसाब से मैं मतलब 11-12 से डेटा कलेक्ट किया मैंने। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ वर्ष लिखेंगे, उसके आगे प्रतिशत में राजकोषीय घाटा लिख देंगे। तो आप इसे मेरे साथ साथ चलिए। तो इधर लिखिए 2011-12 और यहाँ पर लिखिए 5.9%। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे ना कि जीडीपी का प्रतिशत है। तो 2011-12 में राजकोषीय घाटे का स्तर था 5.9%, राइट। ऐसे आप चलते जाइए, 2012-13 4.9%। कुछ भी आपको ट्रेंड समझ में आएगा। इसके बाद 2013-14 4.5%, 2014-15 4.1%, 2015-16 3.9%, 2016-17 3.5%, 2017-18 3.5% और 2018-19 3.4%। अब इसको देखोगे आप तो ये डिक्लाइन कर रहा है, हल्का स्टेबल को नहीं देखता है इकोनॉमिक्स। ओवरऑल झुकाव क्या है, 5.9, 4.9, 4.5, 4.1, 3.9, 3.5 ऐसे हम चल रहे हैं ना। तो लगातार डिक्लाइन आ रहा है 11-12 से लेकर 18-19 तक की पीरियड में। इसको आप कवर करो। डिक्लाइन कर रहा है। और हमारे देश में जो ये स्लो डाउन है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था स्लो डाउन कि जीडीपी बढ़ने की दर कम हो जाती है। स्लो डाउन में जीडीपी तो बढ़ता है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो इसके आगे से हमारे देश में पूरी समस्या खड़ी हो रही है। मतलब ऐसे तो शुरुआत इंडिया में मैंने आपकी जीडीपी की क्लास में बताया होगा, इस जगह से 16-17 की बात से ग्रोथ नीचे आती है इंडिया की। स्लो डाउन में आते आते फिर हम मंदी में फंस जाते हैं। इस समय यहाँ के आसपास में मालूम नहीं था कि कोरोना का कोई इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, थोड़ा स्लो डाउन आके फिर गिराने लगेगी प्रॉब्लम। तो उसका रिफ्लेक्शन रेवेन्यू पे आता है। मतलब जब आपका जीडीपी ठीक से नहीं बढ़ता है तो टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि
आपको पढ़ाया मैंने कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राइट। फिर आपको मैंने जीडीपी भी पढ़ाया। एक चीज बताओ, आपकी जीएसटी किस पर लगता है, मतलब वस्तु सेवाओं पर लगता है, और वस्तु सेवाओं के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। अगर जीडीपी ज्यादा होगा तो जीएसटी का कलेक्शन भी ज्यादा होगा, नहीं। और फिर आपको एक चीज और समझाई कि कुछ प्लस माइनस करके, वैसे जीडीपी भी डायरेक्ट काम कर सकते हो, जो मार्केट प्राइस का जीडीपी होता है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी जोड़ दो, तो आपको जीडीपी मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर, है ना। और फैक्टर कॉस्ट को मैंने इस क्लास में बोला था, वीडियो क्लास में, कि आप इस देश की फैक्टर कॉस्ट जान लो अगर, तो इस देश की इनकम भी जान लोगे, क्योंकि जो साधनों को दिया जाता है वही तो साधनों को मिलता है। जब इस मार्केट को आप खरीदते हो और मान लो इस पर टैक्स नहीं है, कुछ टैक्स सब्सिडी नहीं है, और ये 100 रुपये का मार्केट है, एज अ बायर आप क्या सोचते हो कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हो तो आप जो मार्केट खरीद रहे हो, इससे 100 रुपये की इनकम भी जनरेट हो रही है। एक अलग बात है कि आपने व्यापारी से लिया इसे, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी श्रृंखला बनी हुई है पीछे, तो आगे से आगे गया होगा, पहले पेमेंट दिया होगा, यही सब है ना। जैसे विकास से हमें पेमेंट दे देते होंगे, पहले हम बेच पढ़ाते रहते, इतना ही अंतर है ना। एक होता है कि बेच के बाद देंगे, एक बीच देते रहते हैं, लेकिन पैसा तो आएगा ना उस तरह से, ये सोच के वो कर रहे हैं ना ये चीज। तो आप लेबर को पेमेंट जो सिस्टम बनावा देते रहो, तो मार्केट में चीज आएगी, बिकेगी, कलेक्शन आएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो आप लेबर को, जीएसटी किस पर लगता है, मतलब वस्तु सेवाओं पर लगता है, और वस्तु सेवाओं के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। अगर जीडीपी ज्यादा होगा तो जीएसटी का कलेक्शन भी ज्यादा होगा, नहीं। और फिर आपको एक चीज और समझाई कि कुछ प्लस माइनस करके, वैसे जीडीपी भी डायरेक्ट काम कर सकते हो, जो मार्केट प्राइस का जीडीपी होता है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और सब्सिडी जोड़ दो, तो आपको जीडीपी मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर, है ना। और फैक्टर कॉस्ट को मैंने इस क्लास में बोला था, वीडियो क्लास में, कि आप इस देश की फैक्टर कॉस्ट जान लो अगर, तो इस देश की इनकम भी जान लोगे, क्योंकि जो साधनों को दिया जाता है वही तो साधनों को मिलता है। जब इस मार्केट को आप खरीदते हो और मान लो इस पर टैक्स नहीं है, कुछ टैक्स सब्सिडी नहीं है, और ये 100 रुपये का मार्केट है, एज अ बायर आप क्या सोचते हो कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते हो तो आप जो मार्केट खरीद रहे हो, इससे 100 रुपये की इनकम भी जनरेट हो रही है। एक अलग बात है कि आपने व्यापारी से लिया इसे, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी श्रृंखला बनी हुई है पीछे, तो आगे से आगे गया होगा, पहले पेमेंट दिया होगा, यही सब है ना। जैसे विकास से हमें पेमेंट दे देते होंगे, पहले हम बेच पढ़ाते रहते, इतना ही अंतर है ना। एक होता है कि बेच के बाद देंगे, एक बीच देते रहते हैं, लेकिन पैसा तो आएगा ना उस तरह से, ये सोच के वो कर रहे हैं ना ये चीज। तो आप लेबर को पेमेंट जो सिस्टम बनावा देते रहो, जब मार्केट में चीज आएगी, बिकेगी, कलेक्शन आएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो आप लेबर को ये थोड़ी कहोगे कि माल बिकेगा जब देंगे आपको, पहले दे दिया तो इससे क्या फर्क पड़ गया, फिर जो पैसा आया आपने जेब में रख लिया, लेकिन इनकम तो जनरेट हुई ना। अगर आप दृष्टि की कॉस्ट कितनी है इसको चलाने की, फैक्टर कॉस्ट बोले तो साधनों को कितना दृष्टि पे करता है, अगर इसका पता लगा लो इनसे, तो दृष्टि के किसी आदमी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, या दृष्टि एज ए यूनिट कितनी इनकम जनरेट की, एक आदमी को पूछोगे इससे तो मिलेंगे भी नहीं आपको। और यहाँ के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाकर सिर्फ ये पता लगाओगे कि आपने कितना पेमेंट किया, वो बता दो हमें, इस इंस्टीट्यूट को चलाने की लागत क्या है, वही तो इस इंस्टीट्यूट द्वारा पैदा की गई इनकम है। अगर दुनिया के निर्यातों को जोड़ लो तो दुनिया की आयातों का पता लगाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में जितने टोटल निर्यात हुए होंगे उतने तो आयात हुए होंगे, तो वही जीडीपी इनकम का सोर्स भी होता है। टैक्स वैक्स हटा के जो बचता हुआ इनकम होता है, अब जीडीपी ज्यादा होगा इसमें तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो इनकम टैक्स से कलेक्शन ज्यादा होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स से कलेक्शन ज्यादा होगा। तो जब जीडीपी अच्छा ग्रो नहीं करता है तो टैक्स भी ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, इसका प्रभाव किस पर आ जाएगा, आपके राजकोषीय घाटे पर। अच्छा, आप खर्चों को कम नहीं कर पाते, कई बार खर्चों को कम करना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से खर्च कर, आपकी भी कोई लाइफ स्टाइल होगी, कोई आपको कहे कि आपके पापा आपको कहे कि बेटा 4,000 महीने की कम खर्च करो, तो आप कहोगे मैं किस जगह पे करूँ, ये तो बताओ, सारी जो मैं खर्चे कराऊँ कहाँ करते करें। खर्चों को कम करना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है, तो खर्च तो एज इट इज रहेंगे आपके, और रेवेन्यू फॉल कर रही है तो घाटा तो बढ़ना ही है ना। तो आपको सोर्स पता लगाना पड़ेगा कि घाटे की वजह वाकई में ज्यादा सरकारी खर्च है या रेवेन्यू कलेक्शन की गिरावट है, और उसके पीछे साइक्लिकल फैक्टर्स जिम्मेदार है या कोई परमानेंट अंडरलाइन फैक्टर काम कर रहा है, तो आपको भी साइक्लिक फैक्टर्स है। आप ये मत बोलो कि यूपीएससी जो इंडिया की सबसे टॉप सर्विस है उसको प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो आपसे जो एनालिसिस की डिमांड यूपीएससी करेगी वो वैसे ही करेगी। तो उस तरह से भी थोड़ी तैयारी रखो आप कि कैसे मेरे को चीजों को समझना है, क्योंकि वो तो एनालाइज करवाएंगे आपसे। और आपको मेंस में मैंने एक जगह लिखा था कि उत्तर उदारीकरण काल में सार्वजनिक खर्च का प्रबंधन अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है। उत्तर उदारीकरण काल में सार्वजनिक खर्च का प्रबंधन, तो उदारीकरण का और सार्वजनिक खर्च के प्रबंधन का क्या कनेक्शन है। और अगर आप 2-4 साल के भी पेपर देखते हो तो अब आप पीटी और मेंस को बहुत ज्यादा अलग नहीं कर पाओगे। जब वो वी शेप रिकवरी पूछ रहा है, वो जीडीपी जीएनपी को मापने की पुरानी विधि और नई विधि का अंतर पूछ रहा है, वो रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट के घटक पूछ रहा है, जो लेटेस्ट मेंस हुआ, आपको खूब मजा आता है। अगर आप पहले मेरी क्लास हो जाती तो आप कहते कि वो बहुत सारे सवाल में मिल रहे हैं। मैं 11:30 के बीच में चीजों को करा चुका था, पेपर बाद में हुआ, वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी सब करवा दी। के शेप तो आपकी क्लास में भी कराया था मैंने। तो मेरे को एज टीचर ये समझ में आता है कि अब जीएनपी जीडीपी को भी ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि मेंस में कहीं इसका सवाल न बन जाए, पब्लिक फाइनेंस को भी ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि मेंस में कोई सवाल न बन जाए। अब जो उत्तर उदारीकरण काल के अंदर प्राइवेट सेक्टर को विकास के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आप उदारीकरण किसके लिए करते हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहे हो ना। उदारीकरण की और पर्पज क्या है, उदारीकरण की क्लास में आपको पढ़ाई हुई है मैंने, नियमों को ढीला करते हो, तो नियमों को ढीला किसके लिए करते हो, प्राइवेट लोगों के लिए ना। अब आप नियम को ढीला कर दिया और वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा आप अगर मार्केट में नहीं छोड़ोगे, मार्केट में आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो कि आप घाटा ज्यादा लगा रहे हो, तो ज्यादा बोरो कर ले रहे हो। बोरो करने से प्राइवेट कंपनियों के लिए प्रॉब्लम होती है, क्राउडिंग आउट जैसा कुछ हो जाता है। इतनी सी बात है उस मेंस में लिखने की कि उदारीकरण के काल में प्राइवेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सिंपल सी बात है कि उसको आगे बढ़ने के लिए फंड्स चाहिए, और अगर सरकार अपने खर्चों का प्रबंधन सही नहीं करती है तो उनको घाटा आएगा, और घाटे के लिए वो मार्केट से बोरो करेंगे। मार्केट से बोरो करेंगे तो प्राइवेट कंपनियों के जो आईपीओ आते हैं या मार्केट से जो बॉन्ड निकाल के पैसा लेते हैं उसमें उनको दिक्कत आएगी। तो फिर एक म्यान में दो तलवारें कैसे चलेगी, या तो आप पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस वाले मॉडल ले आओ, या फिर आप प्राइवेट को आगे करो। अब प्राइवेट को आगे कर रहे हो तो फाइनेंस को ढीला करो, फाइनेंस को ढीला करने के लिए बजट को सही करो। तो ये सवाल जब यूपीएससी ने पूछा था उसमें कोरोना नहीं था, मतलब तो कोरोना में तुम्हें समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है, इसलिए सरकार को घाटा लगाना पड़ रहा है। और मैंने आपको वहां भी बताया था कि कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी बनाकर, मेंस के नोट्स याद होंगे आपको कि घाटे का बजट भी कुछ मामलों में अच्छा होता है, आपके नोट्स में लिखा रखा है।
मंदी के समय अगर आप घाटे का बजट बनाते हो तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खुद भी निवेश नहीं करना चाह रहा है। तो क्राउडिंग आउट जब वो करना ही नहीं चाह रहा है तो क्राउडिंग आउट क्या होगा फिर? इसलिए वहां पर सरकार आगे आ जाए और ज्यादा खर्च कर ले, इकोनॉमी को ऊपर उठा दे, चलेगा। लेकिन जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे सही मौका आने पर सरकार को वापस अपने आप को समेट लेना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्ले करने का मौका देना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों को समझ गए तो मेंस का वो सवाल करने में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी इशू नहीं आएगा कि इतने टाइम में जब पता है तो फटाफट लिख लिया, 5 मिनट में ही वो सवाल सोल्व हो गया। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जीडीपी के इश्यूज आ रहे थे यहाँ पर, तो इसके आगे थोड़ा सा ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगला आप लिखिए, जैसे 2019-20, तो ये 4.6 अभी बढ़ गया यहाँ पर आकर, ठीक है। और 2020-21 कल की क्लास की वो टेबल देखोगे तो एक्चुअल डेफिसिट 20-21 के आंकड़े कल की क्लास में एक्चुअल वाले थे, 20-21, 21-22 के रिवाइज्ड थे और 22-23 के बजट एस्टिमेट थे, है ना, आगे के। तो इसका एक्चुअल आंकड़ा मिल गया था हमें कल, तो वो 9.2% है, जबकि सरकार ने 20-21 के लिए बोला था कि 9.5 रहेगा, लेकिन ये अच्छा कंट्रोल कर पाई उस हिसाब से 9.2% का वास्तविक रहा। तो अब यहाँ से जो अचानक जंप है, आपको इवेंट्स पता रहने चाहिए, तो इनको थोड़ी याद रखना है 3.5, इसको बैठ के हनुमान चालीसा की तरह हो जाएगा कि सुबह शाम इन्हीं को रट रहे हैं हम। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ थोड़ी करना है, तरीका होता है, दिमाग से दुनिया जीती जाती है। तो यहाँ पर इवेंट्स पता होने चाहिए। आज के 5 साल आगे मतलब आपके पीछे के जो बच्चे आएंगे उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्पाइक किया, तो उनको ये ईयर ध्यान देना चाहिए। तो आराम से कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में बढ़ा, फिर मतलब घटा, लेकिन एकदम बढ़ गया था, ऐसा कुछ करके। तो ये ट्रेंड उनको ऐसे ध्यान रहेगी, क्योंकि 20-21 का जो पीरियड आ रहा है वो कोरोना वाला पीरियड आ रहा है। तो इवेंट्स पता होनी चाहिए। मैं तो इसके पीछे की नहीं लाया जानबूझ के, वरना मैं आपको दिखाता 11-12 के पहले के। तो जब ये एक्ट पास हुआ, बल्कि आप कहोगे तो मैं दे दूंगा वो भी, ये एक्ट हमारा 2003 में पास हुआ और जुलाई 2004 से इंप्लीमेंट हुआ। आपको समझ होनी चाहिए कि 2004 और उसके आगे जरूर ये घाटे कम हो रहे होंगे, क्योंकि ये एक्ट काम कर रहा था। ये 7-8 तक कम दिखेगा आपको, अचानक 2008 में ये बढ़ता हुआ दिखेगा। अब आप 2012 की पीटी में बैठे हुए हो और वो पूछा पिछले 1 दशक, दशक का मतलब फिर 12 से 2 में नहीं आना है, दशक 10-10 के बनेंगे। तो आप 2015 में भी बैठोगे तो पिछला दशक 2000 से 2010 कहलाएगा, नहीं कि 2005 से 15 होगा। अगर आप 2021 के एग्जाम में बैठे हो, 22 के एग्जाम में बैठे हो, तो आपका पिछला दशक कौन सा होगा? 2010 से 2020 होगा। ये नहीं कि उसमें से 10 माइनस करके 2012 बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 2025 में भी बैठे हो तो आपका पिछला दशक वही रहेगा जो मैंने बोला, 2010 से 2020। तो अब कोई बच्चा 12 के एग्जाम में बैठा है, उसमें यूपीएससी एक कह रही कि स्टेटमेंट पढ़े और नीचे वाले स्टेटमेंट में कौन सा ये बताएं। तो एक स्टेटमेंट लिखा कि पिछले 1 दशक में भारत का राजकोषीय घाटा शुरुआत में बढ़ा लेकिन बाद में कम होने लगा, ऐसा दे दिया। दूसरा दे दिया कि शुरुआत में कम हुआ फिर बाद में बढ़ने लगा। तो आपको देखना है कि जो वो पूछ रहा है वो 8-9 की पीरियड के को लेकर क्या आप बना सकते हो दिमाग में थे। तो 2004 वाला पीरियड आ रहा है इसके अंदर, वहां से लेकर 8-9 तक तो कम हो रहा है और वहां से बढ़ रहा है। तो शुरुआत में गिरा और फिर बढ़ा, इस तरह का कुछ। तो ऐसे थोड़ी कि हम सारे सालों का घाटा याद रखेंगे, एक इवेंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए और ये कनेक्शन आपको पता रहना चाहिए कि जीडीपी और राजकोषीय घाटा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और इस तरह की जो मंदियां आती है वो घाटों से कैसे कनेक्टेड है, उस इशारे से आप सवालों को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका अचानक बढ़ना, इसकी वजह समझ आ गई कि ये कोरोना वाला पीरियड था और उसका पहला बजट था, तो सरकार को ऐसा लगा कि वो करना चाहिए, तो ये 9.2%। और इसके बाद में 2021-22, तो उस समय सरकार ने मतलब टारगेट पर रखा था 6.8, लेकिन अभी रिवाइज हुआ है 6.9% पर। तो इसके पीछे RE लिख दीजिए, रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज खत्म नहीं हुआ ना भाई, तो अभी तो रिवाइज वाले चल रहा है। अब अगले साल का बजट आएगा तब इसका एक्चुअल मिलेगा, इससे पहले नहीं आएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट ईयर इसको सही करने के लिए। और अब 6.4%, इसके पीछे BE लिख दीजिए, बजट एस्टिमेट, बजट अनुमान। तो जब ये ट्रेंड्स देखे जाते हैं तो इनको भी महत्व नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता। ये तो पूरी तरह से हवा में बात हो रही है, अगले साल की बात हो रही है, पता भी नहीं है हमें। ये रिवाइज इसका भी उतना अच्छा मालूम नहीं है, तो ये यहाँ तक का बन गया है 2020-21 और वो 11-12 से लेकर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये बढ़ रहा है, 19-20 से ये बढ़ रहा है और 19-20 में 4.6, फिर 20-21 में 9.2%। इसकी क्या स्थिति रहेगी अभी हम नहीं कह सकते इसमें। तो ये मैं 11-12 से लेकर यहाँ तक के राजकोषीय घाटे के डेटा आपको दे दिए। तो यहाँ आके हमारा ये एक सेक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग वित्त आयोग पर जाएंगे। तो अगला हेडिंग आप लगा दें, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। प्रस्तावना में लिखिए, भारत में केंद्र और राज्यों की राजकोषीय शक्ति को लेकर निम्नलिखित दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं। देश लगाइए, लंबवत असंतुलन,
तो यहीं से पैराग्राफ चेंज करके इसका यहीं पे लिख देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यहाँ पर। देखिए, संवैधानिक रूप से केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है। इसे लंबवत असंतुलन कहा जाता है। अगर आप इसे पद सोपान एक होता है ना, लोक प्रशासन वगैरह में पद सोपान भी पढ़ते हैं लोग, हायरार्की कहते हैं इसको। तो इसमें आप केंद्र को तो ऐसे रखोगे और राज्य नीचे होंगे। तो ये जो इनके बीच में गैप है रेवेन्यू को लेकर, तो ये वर्टिकल कनेक्शन बन रहा है, लंबवत चल रहे हो। एक राज्य में अंतर होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ऐसा जो डिफरेंस है, तो ये वर्टिकल बना, लंबवत बना। राइट, पैराग्राफ चेंज करिए। इस असंतुलन को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। आपको तथ्यों से प्रमाणित करनी पड़ेगी। ऐसा है करके काम नहीं चलता है। जहां भी है आप फैक्ट्स पे बात करो, यही होता है। तभी मार्क्स उठते हैं जरूरत पड़ने पर। हाँ, इनके पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, वो एक अलग बात है। आप मोटे रूप में भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट मतलब भारत की ग्रोथ रेट 9.2% के लिए बोला गया, 21-22 के लिए, तो आपको पॉइंट 2 याद नहीं रहा, आपने 9 लिख दिया, तो आपने कोई गलती कर दी, ऐसा नहीं है। ये भी मैं शॉर्टकट्स आपको सिखा रहा हूँ, मतलब कि सर हमें पॉइंट्स ध्यान नहीं रहेंगे तो आप पॉइंट्स मत लगाओ, लगभग लगाना सीख लो, मतलब लगभग ये तो चलेगा। मतलब तो वैसे कौन सा भारत में डेटा बहुत सही गलत होते हैं। मैं जब जयपुर में था, पढ़ा तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो मुझे तो 300 रुपये का रेंट देकर एक रूम में रहना पड़ता था। और रूम मेरे को अंधेरे वाला मिला, मतलब जो कि अंधेरे वाले रूम में कोई जा नहीं सकते हैं, लेगा नहीं कोई, तो मैंने ले लिया। और एक छोटा पंखा था मेरे पास, इतना सा, क्योंकि ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो वो पंखा चलता रहता था और मैं लेट के पढ़ना पड़ता था कि भाई पूरी बॉडी के ऊपर हवा आ जाए। उसी में बिस्तर नीचे पीछे उनको फोल्ड करके खुद हाथ से खाना बना रहे हैं, फिर वापस उसको कर दिया ऐसे। तो पढ़ाना पड़ता था, ऐसे पढ़ाना तो शुरू से पड़ रहा था मुझे। तो वही चीज़ें इसलिए मेरे को, आप जब ऐसे इधर उधर होते हो तो मुझे खराब लगता है, इसलिए कि थोड़ा। और मैंने दिल्ली आ नहीं पाया क्योंकि इतने तो पैसे थे नहीं मेरे पास, और मेरे सहपाठी यहाँ आए थे, उनमें से कई लोग IPS प्रॉपर में चले भी गए, हमें ऐसा मौका नहीं मिला। तो इसलिए आपको बार बार कहता रहता हूँ कि अपने इस चीज़ पे फोकस करोगे तो क्या पता ईश्वर की कोई कृपा है, तब तो आप यहाँ पर हो। तो कृपा को खराब मत करो, मतलब जो मेरी भी कृपा है कि बहुत जन्मों जन्मांतरों में अच्छे कर्म होते हैं, तब हमें अच्छे संयोग मिलते हैं। और हर कर्म का एक परिणाम निश्चित है, उसको होना ही होना है, वो खत्म नहीं हो सकता। आप कुछ भी गलत करते हो उसका भी एक परिणाम है, और जो कुछ अच्छा करते हो उसका भी एक परिणाम है। वो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते। सो बी केयरफुल। तो चलो पर्सनल टॉक हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, मैं हट जाता हूँ इस मुद्दे से। ये जो आपको दिख रहा है कि जो रिसोर्स मैंने लिखे यहाँ पर और एक्सपेंडिचर्स उधर लिखे, आपको समझना चाहिए कि ये शेयर्स हैं एक तरह से। यूनियन का भारत में जितने गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है इनकम के रूप में, टैक्स वगैरह जो भी लगा के उनको इनकम आती है, उसको हम रिसोर्स कह रहे हैं यहाँ पर। केंद्र को टोटल रिसोर्स कलेक्शन में ये हिस्सा मिलता है 62.7%। में ओल्ड बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है 15th फाइनेंस कमीशन, अभी वही चल रहा है लेटेस्ट, 2026 तक तो वही वैलिड है। तो ये सोर्स मैंने यूज किया। 62.7% रिसोर्स में हिस्सा है केंद्र का, ध्यान देना। और एक्सपेंडिचर में हिस्सा केंद्र का आ रहा है 37.6%। भारत में जितने खर्चे होते हैं उसमें केंद्र की भूमिका 37.6%। देखा जाए तो केंद्र के पास ज्यादा खर्च वाले मैटर्स नहीं है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस मेरे को तुलनात्मक रूप से ज्यादा इजी लगता है इंटरनल सिक्योरिटी से, या लॉ एंड ऑर्डर जो अंदर का होता है, ये ज्यादा मुश्किल होता है डिफेंस की तुलना में। क्योंकि डिफेंस में आपको क्लियर कट नजर आता है कि पेट्रोलिंग करनी है, सामने से कोई आ रहा है, क्या थ्रेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आप थोड़ी नाकामयाब हो जाते हो एक अलग बात है,
बाकी आप इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हो। और आजकल तो म्यूचुअल डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है जो आप आईआर में पढ़ते हो कि हमारे पास एटॉमिक बम है, सामने वाले के पास भी है, इसको म्यूचुअल डिटरेंस कहते हैं। एक दूसरे को म्यूचुअली डिटर कर रहे हैं, इसलिए झगड़े का स्तर बहुत हाई पे नहीं जा पाता है। छोटी मोटी घटनाएं बॉर्डर पे होती रहती है कि हमारे जवानों को उन्होंने कुछ कर दिया, हमने उनका कुछ कर दिया, ये सब चलता है। बड़े युद्ध की संभावना आज की तारीख में बहुत कम नजर आती है, खासतौर से इंडिया और उसके पड़ोसी राष्ट्रों को अगर आप देखते हो तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वो है, हमारे पास भी, वो भी इस बात को जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी आपके पास हथियार मिलने के बाद बाकी आप अगर हथियारों को लेकर वो पॉलिसी अपनाओ तो मुझे बहुत फायदेमंद नजर नहीं आती है। बेसिक कुछ मतलब रेफेल वगैरह उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर लो और ये बताते रहो मीडिया में कि हमारे पास ये पावर है। बाकी कोई खास मतलब नहीं लगता कि डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करने से कुछ अलग हो जाएगा, खासतौर से तब जबकि एक ऐसा हथियार दोनों के पास है जो दोनों का विनाश कर सकता है। लेकिन अंदर की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अंदर। आए दिन हजारों तरह के क्राइम होते रहते हैं, उनको कैसे मैनेज करें, ये राज्य सरकारों के क्षेत्र में आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर। तो वो ज़्यादा खर्चीला नजर आता है बजाय कि डिफेंस के। ऐसे उनको फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखने होते हैं, पूरी इंडिया की कॉमन चीज़ों के लिए उसको काम करना होता है। लेकिन राज्य सरकारों के लिए तो शिक्षा पे भी बहुत सारा देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी है ना, यूनियन की शिक्षा को लेकर क्या जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें ये तो लोकल टाइप के टॉपिक्स है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सारी चीज़ें। तो खर्च करने वाली चीज़ें राज्य के पास ज़्यादा है और रेवेन्यू का साधन कम है। और आपके सामने फैक्ट्स है जो मैंने टेबल के सामने आप उनकी रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इनकम में 62.7% हिस्सा, खर्च में 37.6% मतलब सहयोग दे रही है केंद्र। और ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इतनी चला रखी है कि केंद्र भी चाहता है कि जगह जगह हमारा दखलंदाजी हो। तो शिक्षा की स्कीमें भी चला रहा है, अनाज की भी चला रहा है, उसकी भी चला रहा है, अपनी साइड से चला रहा है। और राज्य को थोड़ा बांध के रखता है कि भाई आप 50% हम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं और आपको इतना मिलाना है, हमारा मंत्रालय स्कीम बना रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट करो। तो वो स्कीमों के जरिए वो मतलब वो करता है। आपने शिवराज सिंह कमेटी के बारे में सुना हो, और नीति आयोग जब बन रहा था तो वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थी उस समय वो बोली थी कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीमों की संख्या केवल 10 रह जानी चाहिए। क्यों 10 क्यों रह जानी चाहिए? क्योंकि उनको मालूम है कि केंद्र ज़्यादा स्कीमें चला के हमें डिस्टर्ब करता है। तो उनका ये कहना था कि आप फाइनेंस कमीशन के रूप से जो पैसा आता है उसकी परसेंटेज बढ़ा दो और ये स्कीमें जो चलाते हुआ वो हम देख लेंगे लोकल लेवल पर। तब केरल को कहो कि सर्व शिक्षा अभियान पे खर्चा करो, वो कह रहा है हमारे यहाँ तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब उससे आप अनुदान भेज रहे हो जो उसको यूज नहीं कर पा रहा है वो। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? वो ये कहेगा इसको बंद कर दो ना, वो कहेंगे आपको जो पैसा आता है रुक जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि आप इसकी रूट से मत भेजो, हमारे केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा दो। इसलिए आपने देखा होगा 14वें वित्त आयोग ने अचानक से 10% जंप लगा दिया। 14वें वित्त आयोग से पहले कितना हिस्सा था? 13वें वित्त आयोग के अनुसार कितना था? 32% था ना। और 14वें में अचानक से 42% कैसे हो गया? और आप पीछे के वित्त आयोग को देखिए 1.5% बढ़ाते हैं। जैसे मान लो 29% हिस्सा था तो 29 से 31.5 कर देंगे, 32 कर देंगे, 32 से 34 कर देंगे, 32 से सीधे 42 कर देंगे। इससे केंद्र दिवालिया नहीं हो जाएगा। अपने टैक्स का बड़ा हिस्सा अगर राज्य को दे देगा तो फिर क्या करेगा? फिर आपने इस प्रोसेस को समझा है, आपने ठीक से कनेक्ट नहीं किया इसको। जहाँ 300 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती थी अभी 26 ही है हमारे देश में, इतनी संख्या कम की, तो उससे जो फंडिंग जाती थी वो रुक गई। और उससे रूट कौन सा ले लिया? केंद्रीय करों में हिस्से का। और केंद्रीय करों में हिस्सा जो भी किसी राज्य को मिलता है वो उसका मालिक होता है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, उसको हिस्सा मिलता ही मिलता है। तो वो आजाद होकर अपने हिसाब से स्कीमें बनाता है। तो ऐसे जब पढ़ाई करते हैं इतना परसेंट इससे पूरी यूपीएससी क्लियर होता है। आपको पूरी सिस्टम को समझना पड़ेगा ऊपर से। जैसे हम एक चिड़िया उड़ रही है और वो पूरे सिस्टम को देख रही है, आपको इसे फ्लाई करना पड़ेगा, वहां से सिस्टम को देखो कि ये कैसे चल रहा है। अंदर रह के सिस्टम समझ नहीं आता, ऊपर से देखिए कि सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ रही है। और मुझे कहना नहीं चाहिए ये तो सारी चीजें आपके हर विषय से लिंक हो रही है। क्या ये मतलब पॉलिटिकल साइंस से ये कनेक्ट नहीं हो रही है? फाइनेंशियल रिलेशन जो पॉलिटिकल साइंस में होते हैं वो सारी तो आपको समझने पड़ेंगे ना, इसमें ये चक्कर पड़ रहा है। खैर, लेकिन आप ये सोचो कि केंद्र अभी भी खर्चों में बहुत ज्यादा मान लो 137 ये भी इसकी जिद की वजह से है कि ये बहुत सारी स्कीमें चला रहा है अभी भी जो राज्य पसंद नहीं करते हैं। आपने तो देखा आयुष्मान भारत योजना को लेकर केजरीवाल जी कितने नामदागुनी करेंगे, हमारे यहाँ पहले से चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, हम आपकी क्यों इंप्लीमेंट करें? आपकी इंप्लीमेंट करके उसमें फंडिंग करें, तो फिर हमारे यहाँ का फंड की क्या करेंगे? हमारी स्कीम हटा दें फिर? क्या आपने हमसे पूछ के आयुष्मान भारत योजना बनाई? जब वैसी योजना हमारे यहाँ पहले से चल रही है तो हम आपकी क्यों इंप्लीमेंट करें? उनका ये कहना था। इसका मतलब उनको आजादी नहीं मिल रही ना। सवाल केजरीवाल जी का और बीजेपी और मोदी जी इस तरह की बातों से हमें नहीं मतलब है। मैं तो एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ राज्य को लगता है कि हमारा दम घुट रहा है, तो हमें थोड़ी आजादी दें मतलब, ताकि हम अपने हिसाब से आपको रिसोर्स देने हैं तो फाइनेंस कमीशन के रूप से दो, ये मंत्रालयों से मत भेजो जो स्कीमों के नाम पर हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह इन्होंने कहा कि पीडीएस के डिजिटलीकरण, अब वो कह रहे हैं कि आदिवासी हमारे समझ नहीं पा रहे हैं डिजिटलीकरण का कैसे क्या करें। वो कह रहे हैं कि हम फंडिंग तभी करेंगे जब आप 100% डिजिटलाइजेशन करोगे। तो आप उनके ऊपर थोप रहे हो ना ये चीज़। तो ऐसा हो, इसलिए वाई वेणुगोपाल रेड्डी जो इसके पहले वाले थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने बहुत गहराई से राज्य को समझा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपका शेयर टैक्स में बढ़ा दूंगा और मैं केंद्र के टच में हूँ और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों की संख्या हम लोग कम करेंगे। तो धीरे धीरे उनको कम किया गया और इधर शेयर को बढ़ा दिया, तो इससे उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब स्टेट्स का शेयर देखते हो आप रिसोर्सेज में तो 37.6% और खर्चों में उनका शेयर दिख रहा है 62.4%। ये वर्टिकल इम्बैलेंस को दिखा रही है ये सारणी। अब दूसरा लिखिए सेकंड, क्षैतिज असंतुलन। इसमें लिखिए भारत में संवैधानिक रूप से करारोपण आदि के संदर्भ में राज्यों को समान शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यों में पारस्परिक रूप से
राजकोषीय शक्ति के संदर्भ में बड़े अंतर देखने को मिलते हैं, बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण उनके आर्थिक विकास में अंतर को माना गया है, उनके आर्थिक विकास में अंतर को माना गया है। राज्यों में पाए जाने वाले इस पारस्परिक अंतर को क्षैतिज असंतुलन कहते हैं। इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पीटी या मेंस के हिसाब से कि वर्टिकल इम्बैलेंस का रीजन कौन है। उसका रीजन संविधान है। संविधान में ही ऐसा है कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिली हुई है, लेकिन राज्यों के बीच में जो अंतर है उसकी वजह संविधान नहीं है। इसमें मैंने क्या लिखा है, संवैधानिक रूप से करारोपण आदि को लेकर राज्य को समान शक्तियां दी गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पारस्परिक रूप से उनमें बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। तो अंतर की वजह आर्थिक विकास में डिफरेंस है। अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जीडीपी के ऊपर नीचे होने से टैक्स कलेक्शन पे इंपैक्ट आता है। तो जो राज्य का पिछड़ा होगा तो उसकी रेवेन्यू में उतनी कमी आएगी, जबकि टैक्स वो सब वो लगा रहा है जो महाराष्ट्र भी लगा रहा है या गोवा भी लगा रहा है, दिल्ली भी लगा रहा है, लेकिन उनकी कलेक्शन में डिफरेंस आएगा। तो ये कलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस ज्योग्राफी की आप बात कर रहे हो उसकी डेवलपमेंट का लेवल क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा जिला उत्तर प्रदेश का जितनी रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को देता होगा उससे कम गोरखपुर जिला देता होगा। अब नोएडा तो दिल्ली के पास में इतने सारे लोग, मॉल्स, इतनी सारी चीजें हैं, वहां पर इतना प्रॉपर्टी का लेन देन, स्टाम्प ड्यूटी का कलेक्शन और जीएसटी में एसजीएसटी का कलेक्शन। गांव में कौन सा व्यापारी एसजीएसटी का कलेक्शन करता है? तो जहां पर कम डेवलपमेंट है और 20 लाख रुपए तक तो आपको जीएसटी का पंजीकरण वैसे नहीं कराना है अगर आप सेवा क्षेत्र, ट्रेडिंग और उससे जुड़े हुए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वैसे का काम करते हो 40 लाख तक पे तो आपको जीएसटी पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। तो जब आप पंजीकृत ही नहीं है तो टैक्स कलेक्शन, टैक्स इवेजन इतनी लार्ज स्केल पे होता है। तो डेवलपमेंट काफी मैटर करता है टैक्स कलेक्शन में। तो जो राज्य पिछड़े हैं उनकी रेवेन्यू कलेक्शन कम रहती है, जो राज्य अगड़े हैं, एडवांस है, उनकी रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा आती है। तो आर्थिक विकास का जो गेप है यही गेप रिफ्लेक्ट हो जाता है उनकी रेवेन्यू कलेक्शन में। तो आपको दिमाग में रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस से राज्यों में डिफरेंस आ रहा है पारस्परिक रूप से, और केंद्र राज्यों के बीच का जहां तक संबंध है ये संविधान पैदा कर रहा है। तो वर्टिकल इम्बैलेंस की वजह कॉन्स्टिट्यूशन है और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की वजह इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फिर आप चेंज करके लिखिए दोनों प्रकार के असंतुलनों को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। जैसे आप देखते हो सेंट्रल स्टेट से वर्टिकल हो गया और ए बी सी डी ई ये राज्य जैसे हैं, इनके बीच का जो गेप है ये हॉरिजॉन्टल को दिखा रहा है, ऐसे जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल। फिर आप चेंज करिए कि भारत में वित्त आयोग का गठन, भारत में वित्त आयोग का गठन उपर्युक्त वर्णित दोनों प्रकार के असंतुलनों को दूर करने के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कोमा लगाइए और आगे लिखिए हालांकि वित्त आयोग से अन्य मुद्दों पर भी सलाह मांगी जा सकती है। ये हालांकि इसे लेकर आगे तक अंडरलाइन कर लो आप, हालांकि अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जाए, इसलिए जो लिखा इसको अंडरलाइन। आप कह रहे कि मुद्दे तो अन्य हैं और आपने अंडरलाइन क्यों कराया है? अन्य बातों को तो हम मिसलेनियस में डाल देते हैं ना, ये तो ऐसी फालतू बातें हैं। ऐसी फालतू बातों पर यूपीएससी सवाल करती है जिनको फालतू नहीं कहा जा सकता। एक बार सवाल पूछा गया, आईएमएफ ऋण देता है केवल सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य और गैर सदस्य दोनों प्रकार के राष्ट्रों को ऐसे ऑप्शन दिए। हम कहते हैं ना कि पैटर्न को कैसे समझे, मतलब उस सवाल का जो पैटर्न है वो यहाँ चल रहा है इस लाइन के अंदर।
जैसे वो पूछ सकते हैं वित्त आयोग सलाह देता है केवल लंबवत और क्षैतिज असंतुलनों के लिए, दूसरा क्षैतिज और लंबवत असंतुलनों के अलावा अन्य मुद्दों के लिए भी जो उसे पूछे जाएं, और बाकी के विकल्प। अब आपने ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो मैंने इसको नोटिस कराया आपको, तो फिर आपका वित्त आयोग का सवाल निकल गया, जबकि आपने सब कुछ याद कर रखा था, ये 37.6 वगैरह सारा कुछ सारा प्रोसेस पता था, लेकिन यही बात आपके दिमाग में पढ़ते समय नहीं आई या पढ़ने के क्रम में आपके सामने ही नहीं आई, तो आप वो चीज चली गई। और वो सवाल जो IMF का आया था वो कई बच्चों का गलत भी हुआ था। कारण क्या था कि IMF कब स्थापित हुआ, ब्रेटन वुड ट्विंस में से एक माना जाता है, और उसकी लोन फैसिलिटी का नाम क्या है, भारत ने कब उससे उधार लिया, उसकी करेंसी SDR होती है, वो कितनी मुद्राओं से, सब पता था, लेकिन यही ध्यान नहीं आया कि सदस्यों को देता है, सबको देता है, वो कंफ्यूज हो गए बच्चे, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से उसको देखा ही नहीं था और वो बड़ी बड़ी बातों में उलझ गए, बारीक को छोड़ दिया। ऐसे भी सवाल कई, और सवाल था बहुत फंडामेंटल। एक ऐसा ही सवाल एक और था कि भारत में मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है सभी ग्रामीण परिवारों को, सभी ग्रामीण BPL परिवारों को, भारत के सभी परिवारों को और भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को। अब वो अटक गया बच्चा, अब उसको लगा कि BPL होगा, शायद उसको ऐसा लगा कि यही सही हो सकता है, उसने उसको सही कर दिया, जबकि वो भारत के ग्रामीण सभी परिवार, चाहे BPL हो APL हो, सबको वो स्कीम का एडवांटेज है, तो 100 दिनों का रोजगार के लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है। इसका भी एक इतिहास है, जब शुरू में ये एक्ट आया था इसका, तो उसमें BPL के लिए ही था, तो अर्थशास्त्रों ने आलोचना की कि भारत में BPL की पहचान ही तो सही नहीं हो पाती है, तो जब आप इसको BPL के लिए रिस्ट्रिक्ट करोगे तो इसमें वो लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, और ऐसी संख्या में लोग ज्यादा हैं, तब फिर सरकार को हम क्या करें, तो इसकी कवरेज को ऐसा कर दिया कि सबके लिए है, तो सबके चक्कर में वो भी आ जाएगा BPL। जैसे कोई मुझे कहे यहाँ मैनेजमेंट में कि सर एक बच्चा जिसको आपको मतलब एक टॉफी देनी है और वो देनी है, अब वो बच्चे की पहचान मेरे को बताई नहीं कि भाई वो बच्चा कौन सा है, अब मैं फंस गया इस चीज के लिए, तो मैंने सोचा कि सारे बच्चों को टॉफी दे देते हैं, तो उसमें वो लड़का भी आ जाएगा अपने आप ही जिसके लिए मेरे को कहा गया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं रहा हूँ। ऐसा ही लगभग हुआ कि मनरेगा वाली स्कीम में कि हमें BPL पकड़ नहीं आ रहा है तो सबको दे दो, तो उसमें तो BPL आ ही जाएगा। लेकिन उनकी उलझन हमारी उलझन क्यों बन गई थी एग्जाम में, क्योंकि हमने उसको ठीक से ट्रैक नहीं किया। इसलिए मैं बहुत लोकप्रिय रूप से पहले कहता था कि उनको लगेगा 1 मिनट, आपका जाएगा 1.5 साल, मतलब सवाल बनाने में उनको 1 मिनट लगेगा और हमारा 1.5 साल चला जाएगा। कितना खराब डील है ये, तो ध्यान से पढ़िए। तो मैंने क्लियर करा दिया कि वित्त आयोग से अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है। अब अन्य मुद्दे कौन होंगे वो सरकार बताएगी उनको कि सर इस पर भी, क्योंकि आपका बड़ा कमीशन बन रहा है, तो जो मूल है बात वो तो फिर आपको करनी है, लेकिन हम एक समस्या में उलझ रहे हैं, तो इस पर भी जरा आप राय दे देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो मेंशन कर सकते हैं उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, और एक और बात ध्यान रखनी है, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। यह ध्यान देने योग्य है कि 73rd संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वित्त आयोग को ये अनिवार्य रूप से बताना पड़ता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पूछने की जरूरत नहीं रही, अनिवार्य रूप से बताना पड़ेगा। तो ये जो चेंज है इनको देखना है। तो एक तो है कि अन्य मुद्दों पे सरकार पूछेगी तो बताएंगे वो, और एक 73 के आने के बाद पूछे या नहीं पूछे उनको अनिवार्य रूप से बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन उनके विकास के लिए कैसे बढ़ सकते हैं, उसका क्या तरीका है, ये उनको बताना पड़ेगा। तो वो खुद ब खुद बताएंगे, वो अनिवार्यता है वित्त आयोग के ऊपर। पैराग्राफ चेंज करिए वापस, लिखिए लंबवत असंतुलन दूर करने के लिए वित्त आयोग केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करता है। इसके अलावा वह संविधान के अनुच्छेद 275 संविधान के अनुच्छेद 275 में वर्णित वैधानिक अनुदानों की सिफारिश भी करता है। लैंग्वेज का बहुत फर्क है, ये जनरलाइज्ड वे में बात करना, केंद्रीय कर नहीं चलता है, लगाए और वसूले जाने वाले। और ये लैंग्वेज आज की नहीं है, पहले की है। एक सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, आप कहोगे केंद्रीय करों का एक हिस्सा, आपकी लैंग्वेज गलत जा रही है। केंद्रीय करों का एक हिस्सा नहीं होता है, आप ये बोलोगे केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले। कुछ कर ऐसे होते थे तो लगाए तो जाते थे, वसूले नहीं जाते थे। उसमें एक टैक्स था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगता था और उसकी वसूली सेंटर नहीं करता था। अरे जिस चीज की वसूली नहीं करोगे उसका हिस्सा कैसे दे दोगे?
लैंग्वेज का फर्क है ना, लैंग्वेज से तो आप आगे जाते हो, लैंग्वेज से नीचे गिर जाते हो। ये फर्क है। वो फर्क आप पढ़ते समय उन चीज़ों को ध्यान रखो कि मैं बीडी बासु पढ़ रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ, और अच्छी किताबें पढ़ो। ये मार्केट वाली जो बुक्स होती है इनसे जितनी दूरी बना सकते हो उतनी ज़्यादा अच्छा है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ो जहाँ ऑथेंटिसिटी है। गाइड निकली हुई है, फलाने राइटर की किताब है, कोचिंग की निकली हुई है, उनका कोई पता नहीं कि वो क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। हाँ, उनको देख लो इसमें क्या है, मतलब लैंग्वेज उनकी ध्यान में नहीं रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया। तो आपको लैंग्वेज ऐसी बोलनी चाहिए कि केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों का एक हिस्सा वो बताएगा कि ये राज्य को देना है। एक तो वर्टिकल जब वो देगा तो जो गेट है वो कम हो जाएगा, एक रूट ये बन गया उसका। दूसरा उसी का रूट कौन सा है, वैधानिक अनुदान, जो आर्टिकल 275 के तहत वो एक बार तो देखता है कि केंद्र करों में हिस्सा दे रहा हूं मैं, अब इनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि जब वो फॉर्मूला बनाता है तो सब पर एक जैसा अप्लाई होता है। फिर वो ये सोचता है कि अच्छा छत्तीसगढ़ को कम रह गया क्या, फलाने को कम हो गया क्या, डिसेस्टर आ गया क्या, या लोकल कोई इशू है, वो सारे पैरामीटर्स बना के फिर वो उसको क्रिएट करके फिर गेट को कवर करता है, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। मतलब राज्य सरकारों के पास प्रॉब्लम है रेवेन्यू को लेकर। अब केंद्र करों का हिस्सा मिलने के बाद भी अगर उनको राजस्व घाटा बना हुआ है तो राज्य क्या कर सकते हैं, क्या वो करेंसी छाप सकते हैं, क्या राज्य मतलब बोरो कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है बोरो करना उनके लिए, क्योंकि उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है जितनी केंद्र की है। ठीक है, उनके बॉन्ड होते हैं एसबीएल नाम से, जो मैंने आपको कहा आजकल आरबीआई उनको भी निकालता है, लेकिन बैंक वगैरह एसएलआर वगैरह में उनको रखना कम पसंद करते हैं क्योंकि वो राज्य सरकारों के हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आखिर वो क्या कर पाएंगे, मतलब तो ये समस्या वित्त आयोग समझने की कोशिश करता है, तो देखता है कि मेरे द्वारा देने के बाद भी क्या इनका प्रशासनिक टाइप का खर्चा ज्यादा है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, उसको ज्यादा टारगेट करता है, फिर बाकी पैरामीटर्स भी बनाता है। तो वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा भले, लेकिन लंबवत असंतुलन दूर करने के दो तरीके उसके पास है। जो केंद्र के कर्ज लगातार वसूलता है उसमें हिस्सा, प्लस वो क्या करता है वैधानिक अनुदान भी राज्य को देता है, इससे वो बैलेंस बनता है। ये तो हुआ लंबवत का। पैराग्राफ चेंज करिए। क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग किसी सूत्र के माध्यम से डिविजिबल पूल में उन राज्यों का हिस्सा अधिक निर्धारित करने की कोशिश करता है जो आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े होते हैं। इसके अलावा वैधानिक अनुदानों का ढांचा भी इस प्रकार से निर्धारित करता है कि ऐसे राज्यों को अधिक हिस्सा प्राप्त हो। पूर्ण विराम लगाइए। ये जो डिविजिबल पूल है इसका मतलब होता है वितरण योग्य कुल राशि। वितरण योग्य कुल राशि मतलब इसे 41% हिस्सा देना है तो 41 कितना रुपया बनेगा वो बटना है राज्य में, इसको कहा जाता है डिविजिबल पूल। तो उसको एक तीर से दो निशाने करने हैं। जब केंद्र से लेता है पैसा तो वो वर्टिकल दूर हो जाता है गेप, लेकिन जब उसका बंटवारा करता है तो उसी पैसे का बंटवारा ऐसे करता है कि गरीब राज्यों को ज्यादा मिल जाता है। तो ओवरऑल स्टेट वर्सेस सेंटर को देखते हो आप, एक तरफ सेंटर एक तरफ स्टेट ओवरऑल है तो इम्बैलेंस तो दूर हो गया। अब जो इधर से जो भी अमाउंट लोगे इम्बैलेंस दूर करेगा। अब वो अमाउंट की बंटवारा किससे हो, तो वो बंटवारा करते समय गरीब राज्य को ज्यादा दे देता है फॉर्मूला बना के। तो एक तीर से दो निशाने साधा है ना कि एक अमाउंट लिया और उसको बांटा। जैसे सरकार ने बजट से एक अमाउंट उठाया और बांटते समय बीपीएल को ज्यादा दे दिया, और एक अमाउंट उठाया कहां से उठाया, अमीर लोगों पर टैक्स लगाया, रॉबिनहुड टैक्स लगाए और पैसा इकट्ठा हो गया। तो अमीर और गरीब के बीच में फासला कम हुआ, और फिर गरीबों में जो अंतर है, या यूं कह दो कि बहुत ज्यादा रिच लोग हैं बिलियनर्स भारत के, उनको एक सेक्शन बना दो और बाकी बीपीएल एपीएल सभी प्रकार के लोगों को एक तरफ कर दो, वो बिलियनर क्लास है। वहां से आपने टैक्स इकट्ठा किया और फिर उसको बांटना शुरू किया इंडिया में। तो बीपीएल को ज्यादा दे दिया, जो गरीबी की रेखा के ऊपर थे उनको बीपीएल की तुलना में थोड़ा कम दिया, और ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाई। तो एक तरफ अमीर उतने अमीर नहीं रहे, और दूसरी तरफ जो लोगों के बीच में पैसा बांटा तो उसमें बीपीएल को ज्यादा दे दिया, और जो गरीबी की रेखा के ऊपर थे उनको उतना लाभ नहीं दिया। लाभ उनको भी दिया लेकिन उतना नहीं दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लोगों के बीच में है वो फर्क तो कम होगा ना इस बात से। एक अमाउंट आप जब भी उठाओगे किसी से तो सेंटर से उठाओगे तो सेंटर की पावर तो कम कर दी ना आपने, अब वो जो अमाउंट है फिर उसका क्या करो, तो सबको बराबर करोगे क्या? फिर तो आर्टिकल 14 का क्या होगा? आर्टिकल 14 में आप क्या कहते हो, इक्वल टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली टू ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। अगर आप 41% की अमाउंट को सभी राज्यों में बराबर बांट दोगे तो हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। लेट अस सी थ्रू मैथमेटिक्स। जैसे आपने क्या किया कि ये 10 रुपए है और दो राज्य आपने ले लिए, मतलब ए और बी, और इस राज्य की इनकम 50 रुपए है, इस राज्य की इनकम 100 रुपए है। आपने क्या किया, इसमें 2 का भाग लगाया और 5 कर दिया। 5 इसको दे दिए, इसके 55 हो गए, 5 इसको दे दिए, 105 हो गए। तो गेप कहां कम हुआ? इनके बीच का डिफरेंस अभी भी 50 का ही है। समान बंटवारा कर देने पर वर्टिकल तो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो गेप होगा भी बना हुआ ना। आपने 10 रुपए को बराबर बांटा 5-5 में, तो ये आदमी की इनकम 50 है इसकी, या ये स्टेट की इनकम 50 है, इस स्टेट की इनकम 100 है, गेप कितने का है? 50 का। इस गेप को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल।
अब आपने 10 को बांटा इनके अंदर, तो 5 इसको दिए, 5 इसको दिए, तो इसका कितना हो गया 55, इसका हो गया 105। अब गेप कितने का है 50 का, तो गेप कहाँ कम हुआ, गेप तो उतना ही रहा ना, भले ही दोनों की एब्सोल्यूट इनकम बढ़ गई बट उनकी आपस की गेप खत्म नहीं हुई। तो इनको ये बंटवारा गलत हुआ ना। क्या भारत में सभी राज्य एक समान है जो आपने समान बंटवारा कर दिया? आप आर्टिकल 14 को लोगों पे क्या लागू करोगे, स्टेट पे लागू नहीं कर पाए। और डिस्क्रिमिनेशन का जो हमारे देश में मना किया हुआ कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आई थिंक आर्टिकल 15 में है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जब आप बीपीएल को ज्यादा देते हो एपीएल को कम देते हो तो लोग रिपोर्ट में क्यों चले जाते कि इसको तो आप ज्यादा दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, हम आर्टिकल 15 के तहत इस पर रेट अप्लाई करते हैं। रेट आपकी माननी नहीं होगी क्योंकि इस भेदभाव का लक्ष्य समानता है, इस भेदभाव का लक्ष्य समानता है, इसलिए भेदभाव नहीं कहलाएगा। तो अब ये जो भेदभाव फाइनेंस कमीशन करेगा तो ये नहीं करेगा तो राज्य में समानता कैसे आएगी फिर? तो डिस्क्रिमिनेशन का लक्ष्य भी इक्वालिटी हो समाज में, तो वो वायलेटिव नहीं है, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, और नहीं तो वो गेम बने के बने रहेंगे। इसलिए तो कहा गया टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, टू ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। तो राज्य की अनइक्वल है, इसमें उनको अनइक्वली ट्रीट करो, और जो कमजोर है उसको ज्यादा दो और जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम दो। तो एक फॉर्मूला बनाता है, वो फॉर्मूला हम देखेंगे। तो इस तरह से ये सिस्टम है, ये एक डिस्क्रिप्शन दिया मैंने आप लोगों को। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए, 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और लंबवत असंतुलन। देखिए आयोग द्वारा, तो 15 लिखेंगे, हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है तो हम आयोग ही लिखेंगे। आयोग द्वारा इस बात का सुझाव दिया गया कि 2021-2026 की समयावधि में केंद्र अपने द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों का कम से कम 41% भाग राज्यों को हस्तांतरित करे। पैराग्राफ चेंज करिए। उपर्युक्त के अलावा आयोग द्वारा ₹10,33,062 करोड़ रुपए के वैधानिक अनुदानों की सिफारिश की गई है। पैराग्राफ चेंज करिए। यदि 41% हिस्से को देखा जाए तो उसके अनुसार ₹42,24,760 करोड़ रुपए की राशि की गणना होती है, की राशि की गणना होती है। इस प्रकार दोनों मिलाकर 57,822 करोड़, 52,57,822 करोड़ रुपए का कुल रिसोर्स ट्रांसफर राज्यों को होगा, कुल रिसोर्स ट्रांसफर राज्यों को होगा। इसमें अनुपात के रूप में निम्न प्रतिशत की गणना होती है। करों में हिस्से की भूमिका 80.35%, अनुदानों की भूमिका 19.65%। तो जो टोटल रिसोर्स ट्रांसफर है अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे तब पूछना, ठीक। तो टोटल अमाउंट जाती है मतलब 52,57,822 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है टोटल, जिसमें टैक्स का हिस्सा भी है और अनुदान भी है। तो टैक्स का हिस्सा 52 लाख करोड़ में कितना बनता है वो लिखा है मैंने 41, और इन सब में भ्रमित मत हो जाना। तो इसीलिए पीसफुल माइंड चाहिए होता है। कोई भी इकोनॉमिक्स में तो आप ये मान के चलो कि थके हुए हो दिन भर क्लास करके और तो वो सारा ऊपर से जाने लगेगा, बताया क्या जा रहा है, समझ क्या रहे हैं, ऐसे होने लगेगा। टोटल रिसोर्स ट्रांसफर जो होने हैं 5 वर्ष की पीरियड में वो 52,57,822 करोड़ रुपए के होने हैं। 41% के हिसाब से जो अमाउंट बनती है वो बनती है 42,24,760 करोड़ रुपए।
तो कुल रिसोर्स ट्रांसफर का वो बन जाता है 80.35%। केंद्र से जो रिसोर्स टोटल जाएगा उसका वित्त आयोग का रूट ये दो ही है, टैक्स में कितना है और ग्रांट में कितना है, मतलब टोटल ये 52 ये अमाउंट टोटल जानी है, ये टैक्स वाली है, और 10,33,000 समथिंग जो मैंने लिखा है वो ग्रांट वाली है। तो टोटल रिसोर्स ट्रांसफर केंद्र से राज्य की तरफ ये होगा। और उसमें भूमिका, जैसे यूपीएससी ने पूछा कि रिसोर्स ट्रांसफर में भूमिका निम्न में से किसकी सर्वाधिक है, टैक्स के शेयर को लेकर भूमिका सर्वाधिक है, अनुदान को लेकर है, ऐसे करके। तो आपको ध्यान ये रखना कि टैक्स की ही भूमिका, टैक्स में जो शेयर बनता है उसकी भूमिका मुख्य है, और वो भूमिका आमतौर पर अच्छी भी मानी जाती है। अनुदानों की तुलना में टैक्स में जो शेयर होता है मनमर्जी टाइप की चीजें नहीं होती है, एक राज्य को जितना हिस्सा मिलता है वो उसका मालिक है। तो आप जो पढ़ते हो 41 और ये सब चीजें, लेकिन थोड़ा मैं इसको गहराई में लेके गया ताकि आपको प्रॉपर सिस्टम टैक्स सामने आते हैं ना, तो क्लैरिटी आती है कि ये वैधानिक अनुदान जा रहे हैं, ये टैक्स में शेयर जा रहा है। वैधानिक अनुदान कभी प्रतिशत में नहीं दिखाए जाते हैं, जैसे आपने 41% तो आप पढ़ते हो, वैधानिक अनुदान इतना प्रतिशत है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 41 तो शेयर है, वैधानिक अनुदान शेयर थोड़ी है, वो तो एक अमाउंट है। तो वो अमाउंट आपको पता हो और 41% के हिसाब से कितना अमाउंट टोटल है, दोनों को जोड़ लेते हो तो टोटल ट्रांसफर बन जाएगा। उसमें फिर आप टैक्स का कितना परसेंट बनता है और अनुदान का कितना वो निकाल सकते हो। तो ये लंबवत संतुलन का हमने ये दो सिस्टम आपके सामने रखे। अब अगला हेडिंग लगाइए, 15वां वित्त आयोग और क्षैतिज संतुलन। देखिए इस संदर्भ में आयोग द्वारा निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। और मुझे ये पसंद है कि ये हाथ से हम काम करते हैं बोर्ड पर, आप भी साथ में काम करते हो तो इससे अधिक हम बढ़ता है। अब इसकी एक पीपीटी बना के फिर मैं आपको बटवा दूँ, और इसको वो स्टाइल मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे कि सर इसकी तो पीपीटी बटवा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक्चुअल में जो वर्क करते हैं ना वो उसका अलग ही आनंद होता है कि आप काम कर रहे हो, बस ये है। तो यहाँ पर आप लिखो मानक और यहाँ लिखो आप वजन, वेट होते मैं समझा दूंगा आपको। पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम, डिस्टेंस, एरिया, टैक्स एफर्ट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अब आप ये समझ लेना कि ये 5 साल तक काम आएगा आपको, ये सूत्र नहीं बदलने वाला। 2021 से लेकर 26 तक की पीरियड है। अब इनके वजन लिखेंगे 15%, इसका लिखिए, इसका 12.5%, इसका 45%, ये 15%, ये मानक होते हैं। मैं एक दो मानकी स्वरूप दूंगा, फिर डिटेल में नहीं जाना आपको। इन चीजों में समझना, वहां समझ बढ़ानी है, जहां समझ की जरूरत नहीं है वहां हमें समझ के आगे जाना होता है। जैसे मैंने इतना फाइनेंस कमीशन के सिस्टम समझाया आपको, वहां लगता है कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, फिर आप इन मानकों में घुस जाते हो कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो वो सबके तरीके हैं मेरे पास, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं एक से समझाऊंगा उसको पकड़ लेना, फिर आगे चले जाना। जैसे हम इसको जोड़ोगे तो आप 100% बन जाएंगे। ये सर अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि टैक्स वाला जो पैसा है 41% के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, तो ये अमाउंट आती है जैसे 42,24,760 करोड़ रुपए, ठीक है। 41% निकालने पर ये बनता है 5 साल की पीरियड के लिए। तो इसका 15%, इस अमाउंट का 15% बटेगा 2011 की पॉपुलेशन के आधार। तो इसकी गणना हम क्लास में तो करेंगे नहीं कि 15 कितना बनेगा, राइट। तो हम 100 रुपए मान लेते हैं इसको, तो 15 रुपए बटेंगे 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर। इससे पीछे के वित्त आयोगों में आते हो तो 71 लिखा हुआ है। और जब 2011 के लिए सरकार ने कहा इनको कि आप 11 की जनगणना को आधार बना के बंटवारा करो, मतलब ठीक है, ये भी लेके आओ, मतलब 71 की जगह 11 कर दो। इसका विरोध किया था केरल ने, उड़ीसा ने, वेस्ट बंगाल ने। कारण क्या होता है इसमें, 15% के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आप एक तरफ रख लो। अब 2011 की जनगणना के हिसाब से जिस राज्य का जनसंख्या अनुपात, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में जो अनुपात होता है
वो जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन को पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। फिर से बताऊं, जिस राज्य की जनगणना मतलब ये पॉपुलेशन 71 या 2011 जो भी हुआ, जिस राज्य का अनुपात जितना ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है जिसका अनुपात 10% है और एक स्टेट है जिसका अनुपात 5% है, रुपए बटने हैं 15, मतलब 100 में से 15 रुपए बटने हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 15 रुपए का 10%, पहले वाले राज्य की पॉपुलेशन का अनुपात कितना बोला मैंने, 10%, तो उसको 1.5 रुपया मिल जाएगा, और जिसकी 5% है उसको 75 पैसा मिलेगा। सारा समझ में आता है। हुआ क्या हमारे देश में कि 70 पॉपुलेशन को राज्य बढ़ाए नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि राज्य पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दे कि हम ज्यादा पॉपुलेशन रखेंगे तो हमें ज्यादा हिस्सा मिलेगा, या वो यूं सोच ले कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, चलो बढ़ाओ नहीं तो कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो हुआ क्या कि 71 को फिक्स कर लिया था, तो ये झगड़ा अपने आप ही खत्म हो गया कि कौन कम कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है। हमने कहा कि 71 में जो अनुपात होंगे वही लागू होंगे, उसके बाद में आपके अनुपात ऊपर नीचे हो भी गए तो उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसे करके हमने राज्यों को पॉपुलेशन के प्रति न्यूट्रल किया कि 71 में जो अनुपात था वो रहेगा, चाहे आपने कम भी कर दिया तो भी वही रहेगा, और आपने ज्यादा भी कर दिया तो भी वही अनुपात मान्य होगा। तो केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह को लगा कि अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने शुरू हो गए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करते करते 2011 की जनगणना में उनकी अनुपात नीचे आ गई, 71 की तुलना में 11 में उनकी अनुपात नीचे आ गई। जब उन्होंने ये सुना कि इस सरकार ने वित्त आयोग को जब गठन किया तो उनको ये बोला कि आप 11 की जनगणना को आधार बना के अपनी रिपोर्ट दो, तो इनके होश उड़ गए। इन्होंने कहा हमने तो गलती कर दी इसका मतलब पॉपुलेशन को कम करके, तो इन्होंने कहा आपने हमारे साथ धोखा किया। दूसरी बात, वित्त आयोग को आपने आजादी नहीं दी, वो कौन सी ईयर की पॉपुलेशन यूज करेगा उनके ऊपर छोड़ो ना, आपने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस में ये क्यों लिख दिया, ये संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रताओं का हनन है। आयोग की स्कोप को लिमिट कर रहे हो आप, 11 की जनगणना, अरे कल को तुम कहोगे कि फलाना करके दो, तो फिर आयोग को गठन क्यों कर रहे हो, फिर तुम रिपोर्ट तैयार करो। केंद्र राज्य संबंधों को आपको समझना पड़ेगा ना, जो नई ट्रेंड्स है। पीटी क्या है, क्वालिफाइंग, असली झगड़ा तो मेंस का है, और उसमें भी फिर लड़ाई है, मतलब जितने लोग पास होंगे 3 लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, उसमें से 2 लोग को बाहर होना है, एक को अंदर जाना है, वो अंदर जाएगा उसकी भी रैंक 300 भी आएगी, 200 भी आएगी, कौन सी आएगी पता ही नहीं। तो टॉप 20 में आने के लिए तो फिर आपके कृत्य भी तो टॉप 20 के होने चाहिए। क्या ये क्लास टॉप 20 के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, इसके हिसाब से आपको फैसला करना है। सोर्स इंपॉर्टेंट है, पहले सोर्स को पकड़ो, क्या ये क्लास टॉप 20 के सोर्स जैसी है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको, तब आप सोचोगे कि मैं टॉप 20 में आ सकता हूँ। मटेरियल और इनपुट तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसे ट्रेंड्स को कैच करने वाली बात होती है। फिर वो बोले आयोग से मिले कि सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, अब आप ही मालिक हो। अब मैं कैसे मालिक हूँ कि रिपोर्ट तो आप ही तैयार कर रहे हो। वो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट महोदय ने टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर 11 डाला हुआ है तो मैं 11 ही रखूंगा। अब रही बात कि तुम्हारी समस्या का समाधान करूं मैं, तो तुम विश्वास रखो मैं एक ऐसा सूत्र बनाऊंगा जिसमें तुम्हारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये इंडिकेटर डाला, देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और हल्का वजन नहीं दिया, 12.5। उसमें उन्होंने क्या किया कि टोटल फर्टिलिटी रेट एक बेस ईयर लिया और कहा कि वहां से किस राज्य ने अपने टीएफआर को कम किया ज्यादा, जिसने जितना ज्यादा कम किया होगा उसको 12.5 में मैं उतना ही ज्यादा दूंगा। तो जो पॉपुलेशन के स्तर पे मात खा गए वो, और जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाई होगी वो यहाँ मात खा गए होंगे, नहीं खाए होंगे, खा गए होंगे, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, सारा वैसे ही जा रहा है। जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान दिया वो यहाँ अच्छा खा गए होंगे ना, वो अपनी टीएफआर बढ़ा दिए होंगे या उतनी कम नहीं कर पाए होंगे, तो हो गया ना न्याय। एक चीज तो ये समझो आप। दूसरा, इस सारे मानकों में आपको सबसे वजन ज्यादा किसका नजर आता है, प्रति व्यक्ति आय वाला, ये जो इनकम डिस्टेंस है, ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ली, ऐसे तो गोवा की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटे हैं सैंपल में, मैं इनको नहीं लूंगा, मैं ठीक ठाक बड़ा राज्य लूंगा, तो उनको हरियाणा नजर आया। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय को ऐसे रखा, और जो राज्य जितनी दूरी पे आए, मतलब जो जितना दूर होगा उसको 45% हिस्से में से उतना ही ज्यादा मिलेगा, और ओवरऑल पिछड़ेपन को सबसे ज्यादा वेट आ रहा है। अगर यूं आप वेट के हिसाब से बात करूं तो मैं पॉपुलेशन को भी इसमें काउंट करूंगा, तो 45 और 15 60% वजन पिछड़ेपन को मिल जाता है। हालांकि आजकल आयोग थोड़ा सा अलग ढंग से भी चल रहे हैं, जैसे वो पर्यावरण और फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको भी एक मानक बना दिया। कोई राज्य कर प्रयास करेगा, कर का संगठन बढ़ाएगा, उसको भी इसमें डाल दिया। तो ये आलोचनात्मक मूल्यांकन जब पॉलिटी में आता है तब आपको मेंशन करना चाहिए कि वित्त आयोग का बेसिक गठन असंतुलन को दूर करने के लिए, नहीं कि उदारीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो टैक्स एफर्ट जैसे मान को बुलाकर राज्यों के रिसोर्स ट्रांसफर को प्रभावित करने की भारत में कोशिश की गई है। संविधान थोड़ी कहता है कि टैक्स एफर्ट को वैल्यू करो, बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो समानता है उसका आधार पिछड़ापन है, लेकिन आपने टैक्स एफर्ट, अब टैक्स एफर्ट उन राज्यों का ज्यादा अच्छा हो सकता है जो डेवलप है, तो उनको इसमें वरीयता आ सकती है बाय द वे। तो इस तरह से अगर मौका मिले तो आप उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि मैंने ये आपके सामने साबित किया कि ये इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिला हुआ है, और पॉपुलेशन भी एक तरह से पिछड़ेपन को सपोर्ट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल का है, और इसके साथ ही वित्त आयोग हमारा समाप्त हो जाता है। मैं सोमवार को आपसे मुलाकात करूँगा, और तब